यस बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो कनेक्ट कर लेना आप सब। लास्ट क्लास में हमने गिफ्ट टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में बात की थी और हमने इसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें कैश रिसीव हो रहा है 50,000 रुपीज को एक्सीड कर रहा है। अगर 50,000 को एक्सीड कर रही है एग्रीगेट वैल्यू जितने भी गिफ्ट्स हैं उनकी, तो फुली टैक्सेबल है। और अगर 50,000 से कम है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। प्रॉपर्टी के केस में भी हमने देखा था, इसमें भी हमने दो सिचुएशंस देखी थी। नॉर्मली तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई अगर गिफ्ट होता है तो विदाउट कंसिडरेशन होता है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती, ठीक है। और इसमें हम जो कंपैरिजन कर रहे थे फेयर मार्केट वैल्यू से, कंपैरिजन थे एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू। अगर प्रॉपर्टी की एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 रुपीज, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ना, विदाउट कंसिडरेशन मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। गिफ्ट दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है मीन्स विदाउट कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वैल्यू एक्सीड कर रही है 50,000 रुपीज को, तो गिफ्ट जो हमारा टैक्सेबल होता है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कौन से हेड में टैक्सेबल है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। अच्छा, अप टू 50,000 अगर वैल्यू है तो एग्जाम, 50,000 रुपए तक वैल्यू एग्जाम। वैल्यू अगर 50,000 रुपए को एक्सीड करती है तो टैक्सेबल होगा। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस तो ऐसे कर ही चुके हैं, शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चों। अगर कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, गिफ्ट है बट वी आर चार्जिंग सम कंसिडरेशन, देखो इधर, तो ये विदाउट कंसिडरेशन था, यहाँ पर क्या है, अगर कंसिडरेशन चार्ज हो रही है तो क्या होगा, तो हम डिफरेंस को लेते हैं। किसको चेक करते हैं? डिफरेंस। देखो कैसे, इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू। कंपेयर किससे कर रहे हैं? एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू से। जो कंसिडरेशन चार्ज किए हैं वो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, ठीक है। और डिफरेंस कितने को एक्सीड कर रहा है? बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000। यस बच्चों, और डिफरेंस अगर 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स। तो ठीक है बच्चों, ये तो लास्ट क्लास का हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्सेस अमाउंट अगर वो 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो पूरा टैक्सेबल है। यस बच्चों, जिनकी वीडियो कनेक्टेड है ठीक है, बाकी सब वेटिंग रूम में जाएंगे। साहिल इज इन कॉल, ओके, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन ने रिसीव किया है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, इट विल बी एग्जाम्प्ट इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अप टू 50,000। बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी उसी तरह कंपैरिजन होगा, लेकिन यहाँ कंपैरिजन किसका कर रहे हैं बच्चों? पहले केस में तो विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सीधा सीधा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को देखेंगे। अगर 50,000 रुपए से कम है या अप टू 50,000 है, 50,000 रुपए भी है तो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करती है, बट इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज, एंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टैक्सेबल, फुल वैल्यू टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, ऊपर हम लोग एग्रीगेट 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 पढ़ रहे थे, यहाँ क्या लिखा है? इंडिविजुअल immovable property shall be taken into consideration instead of aggregate value of all such property। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अभी एग्जांपल्स भी शुरू होने वाले हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन इज सेलिंग immovable property, एनी पर्सन इज सेलिंग immovable property। बच्चों, ये विदाउट, ऊपर वाला विदाउट कंसिडरेशन था ये, बट ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये विदाउट कंसिडरेशन का नहीं है। यहाँ पर सेल वैल्यू है, कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं दूसरे पर्सन। इफ एनी पर्सन इज सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट्स कन्वेंस डीड शैल बी प्रिपेयर्ड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। बच्चों, रजिस्ट्री होती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी मीन्स कुछ टैक्स पे होता है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट। कुछ टैक्स पे करते हैं, किसको? सम टैक्स हैज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट for transferring the property, and it is called stamp duty, and the value on which such duty is charged is called stamp duty value। जिस वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसे क्या बोलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कल रेट, जिसे हम सर्कल रेट भी बोलते हैं। डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। सर बिल्कुल वैसे एग्जांपल्स दोबारा से बता दो बच्चों, अभी शुरू करेंगे, एक बार थोड़ी सी रीडिंग लगा लें। ए पर्सन मे नॉट डिस्क्लोज द राइट वैल्यू। बच्चों, मैंने बताया था सेल करते हैं जब लोग प्रॉपर्टी को, तो जानबूझकर वो क्या करते थे, वैल्यू कम दिखाते थे, उससे उन्हें दो तीन बेनिफिट होते थे, बट इन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई आप कितने में सेल कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह, बट हम जो ड्यूटी लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लगाएंगे, है ना।
और टैक्स के लिए भी, गिफ्ट टैक्स के लिए भी इसे कंसिडर किया, बाकी पर्पजेस के लिए भी इसे कंसिडर किया। क्या लास्ट क्लास देख लेना, उसमें आप लोगों को सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैंने डिस्कस किए थे डिटेल में। फिर आ रहा है इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन रिसीव्ड फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच इज लेस देन। बच्चों कंपेयर कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हम चार्ज तो कर रहे हैं, पैसे तो चार्ज कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसे तो चार्ज कर रहे हैं, बट वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो डिफरेंस लेंगे, है ना। डिफरेंस को कंपेयर करेंगे, कहीं वो डिफरेंस 50,000 को एक्सीड तो नहीं कर रहा। And also, stamp duty value is exceeding by more than 10% of the actual consideration. इन दोनों ही situations में क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, अब एग्जांपल्स आ गए, एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। देखो इधर नीचे एग्जांपल्स क्या लिखा है। सबसे पहले मिस्टर एक्स परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 3 लाख। बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी जो खरीदी है 3 लाख की खरीदी, ये तो हो गया एक्चुअल कंसिडर, है ना। अच्छा कंपेयर किससे करते हैं सर, कंपेयर करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। इन दोनों का क्या लेते हैं, इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। कितना आ जाएगा डिफरेंस, 2 लाख रुपए। बच्चों चार्ज किया, जो कंसिडरेशन चार्ज की वो 3 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख। बच्चों यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहली ये 50,000 को भी एक्सीड कर रही है, और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10% ऑफ कंसिडरेशन को भी एक्सीड कर रही है। ऐसी सिचुएशन में जो भी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 को डिफरेंस जो है वो 50,000 को एक्सीड कर रहा है, 2 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है, फुली टैक्सेबल होंगे। डन बच्चों। सर कहाँ लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ कि अगर हम कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं और जो डिफरेंस है वो एक्सीड कर रहा है 50,000 रुपीज, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखना है, ये बात याद रखना। जो चार्ज कर रहे हैं और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस अगर वो 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो जितना भी डिफरेंस है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर फॉर्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख, एक और एग्जांपल दिया हुआ है। मिस्टर एक्स हैज सोल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी टू वाई फॉर ₹1 करोड़, but stamp duty value is 1 crore 10 lakh. In this taxable amount shall be nil. क्यों और कैसे, लेट्स सी। बच्चों कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन तो 1 करोड़ है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख। बच्चों यहाँ पर वो 10% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 10% ऑफ कंसिडरेशन को एक्सीड नहीं कर रहा, है ना। अगर ये 1 करोड़ 10 लाख की जगह 1 करोड़ 11 लाख होती तो 10% ऑफ कंसिडरेशन को एक्सीड कर। डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले इन दोनों का। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10 लाख। अच्छा 1 करोड़ का 10% कितना आता है, इसका आप 10% निकालो। अगर इसका 10% निकालें तो ये भी कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। बच्चों क्या 10% को एक्सीड हो रहा है, नहीं सर ये तो बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। एक्सीड नहीं कर रहा, एक्सीड नहीं कर रहा, सेम आ रहा है। बच्चों अगर 10% को एक्सीड करता, लिखा हुआ है ना मोर देन 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, अब 10% भी 10 लाख आ रहा है और डिफरेंस भी 10 लाख आ रहा है। क्या डिफरेंस 10% को एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा, इक्वल है, सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल है, वो सेम है, वो 10% को एक्सीड नहीं कर रहा, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। यस बच्चों, क्योंकि एक्सीड नहीं कर रहा तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। देन बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। अच्छा भाई अगर डिफरेंस 11 लाख आ जाए तो 10% 10 लाख आ रहा था, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 1 करोड़ 11 लाख हो जाए और डिफरेंस 11 लाख आ रहा है, तो 10% तो 10 लाख आ रहा था उसको एक्सीड कर गया। 10% कितना आ रहा था ऊपर, 10 लाख। सेल कंसिडरेशन उतनी ही है, ये कह रहे हैं सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ का 10% 10 लाख। अच्छा 10% को एक्सीड कर रहा है, बिल्कुल एक्सीड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। थोड़ी सी थ्योरी हो रही है इसमें जो आज हम लोग को करनी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। कहीं ना कहीं देखें तो थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है, अभी ध्यान देना बच्चों। लेकिन इस अब जो टॉपिक शुरू करूंगा उससे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पहले जो टॉपिक चले थे उसमें से कुछ तो लास्ट क्लास वाले थे। ध्यान देना। इफ द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, बच्चों दिस इज इम्पोर्टेंट, डेट ऑफ द एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट होता है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, दैट विल बी नोन एज डेट ऑफ द एग्रीमेंट। इफ द डेट ऑफ द एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, उसमें अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन को फिक्स कर रहे हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर क्या लिखे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट द सेम। भाई आपने फ्लैट खरीदा, मान लो आपने 2017 में खरीदा, अच्छा रजिस्ट्री जाके कब हुई, 2022 में हुई। जब खरीदा था एग्रीमेंट कब हुआ था, 2017 में, 2017 में। बच्चों क्या एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन की डेट सेम होती है, क्या डिफर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जब आप फ्लैट खरीदने गए 2017 में, आपने एडवांस दिया, तब की उसकी मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है, और जब आपके नाम पे वो रजिस्ट्री हुई, जब आपके नाम पे वो रजिस्टर हुआ, तब उसकी वैल्यू अलग है ना।
दोनों डेट्स पे वैल्यू अलग है, फेयर मार्केट वैल्यू अलग है। तो आपके पास दो डेट्स गिवन है, आप कौन सी डेट पे चेक करोगे, कौन सी डेट पे आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, इन सबको कौन सी डेट पे कंपेयर करोगे? आप डेट ऑफ एग्रीमेंट को देखोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप डेट ऑफ एग्रीमेंट को देखोगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे कंपेयर करोगे? किस डेट पे आप कंपेयर करोगे वैल्यूज और टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करोगे? किस डेट पे कंपेयर, दिस इज द क्वेश्चन कि कौन सी डेट पे हम कंपैरिजन करेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कंपेयर करेंगे या हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे कंपेयर करें? तो गुंजन ने आंसर दिया एग्रीमेंट डेट। यस बच्चों, डेट ऑफ एग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें लिखा है इन सच केसेस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। भाई ये डिसीजन लेने के लिए हम किसको कंसीडर करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, बट पार्ट ऑफ कंसीडरेशन शुड हैव बीन पेड बाय अकाउंट पेइंग चेक। बच्चों ये सब मोड्स ऑफ पेमेंट दिए हुए हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट देखते हैं जरा इनको भी एक बार। बच्चों बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू हो रहा है, ड्राफ्ट के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, ईसीएस के थ्रू हो रहा है, किसी कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आरटीजीएस। बच्चों ये पहले यूज होते थे, आरटीजीएस, एनईएफटी, पहले इनके थ्रू पेमेंट्स होती थी, अब भीम या यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है। ठीक है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। और ये जो पेमेंट हो रही है बच्चों, मेरे से पूछा गया पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। बच्चों कुछ एडवांस दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना पार्ट ऑफ कंसिडरेशन शुड हैव बीन पेड, वो पेड होना चाहिए। पार्ट ऑफ कंसिडरेशन शुड हैव बीन पेड, और ये जो मोड्स प्रिस्क्राइब्ड है इनके थ्रू पेमेंट होनी, इनमें से किसी एक मोड से पेमेंट हो सकती है। और ये पेमेंट कब हो रही है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है बच्चों, तो जो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन की पेमेंट हो रही है वो कब हो रही है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, हमारे पास दो डेट्स गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, और डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये दोनों सेम नहीं है। प्रॉपर्टी कौन सी इन्वॉल्व है? इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। क्या करेंगे? द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये कह रहे हैं कौन सी डेट की वैल्यू को लोगे आप? यस बच्चों, एग्रीमेंट की डेट की वैल्यू। कौन सी डेट की वैल्यू लोगे? एग्रीमेंट की डेट की वैल्यू आप लोग लोगे। बट कंडीशन क्या है? पार्ट ऑफ कंसीडरेशन शुड बी पेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। आगे देखते हैं बच्चों, एग्जांपल देख लेते हैं, इसका आपको क्लियर हो जाए। मिस्टर एक्स हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद ए बिल्डर एबीसी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2016 है, ये 16 ईयर ध्यान देना, 2016 में एग्रीमेंट किया फ्लैट खरीदने के लिए या बिल्डिंग खरीदने के लिए, फॉर परचेज ऑफ वन बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख। ठीक है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 27 लाख। बच्चों ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है किस डेट पे दी हुई है? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ। अभी तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि भाई परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग 20 लाख की 1 जुलाई 2016 को, और तब उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 27 लाख। बच्चों एक पॉइंट तो ये हो गया, परचेज कंसिडरेशन और हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिल गई। दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पर? पार्ट ऑफ कंसिडरेशन शुड हैव बीन पेड, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पेड होनी चाहिए। शुड हैव बीन पेड, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन शुड हैव बीन पेड, और इन मोड्स के थ्रू होनी चाहिए। और ये पेमेंट कब होनी चाहिए? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ एग्रीमेंट की परचेज वैल्यू भी गिवन है, फेयर मार्केट वैल्यू, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है। अच्छा, और एडवांस पेमेंट भी कर दी है, एडवांस पेमेंट भी कर दी है। बट द प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जुलाई 2020। बच्चों अब दो डेट्स हो गई, एक डेट ऑफ एग्रीमेंट हो गई, एक डेट ऑफ ट्रांसफर हो गई, और डेट ऑफ ट्रांसफर की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिवन है। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पर कौन सी डेट को लेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट को लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। और वो डेट ऑफ एग्रीमेंट पे कितनी थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? 27 लाख थी, और परचेज कंसिडरेशन 20 लाख थी। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 7 लाख। डिफरेंस कितने का आ गया? 7 लाख। बच्चों 20 लाख का आप 10% निकालोगे तो 2 लाख आता है, 10% को एक्सीड करनी चाहिए। 20 लाख का 10% निकालोगे कितना आएगा? 2 लाख। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 लाख। 7 लाख ऑब्वियस सी बात है 2 लाख को एक्सीड कर रहा है, मतलब 10% ऑफ कंसिडरेशन को एक्सीड कर रहा है। तो क्या होगा? पहली बात तो डिफरेंस 50,000 को भी एक्सीड कर रहा है, और दूसरी बात डिफरेंस 10% ऑफ कंसिडरेशन को भी एक्सीड कर रहा है। ठीक है ना, दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी। तो सीधा सीधा उस केस में क्या होगा? 7 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ गिफ्ट कितना कंसिडर हो जाएगा? 7 लाख।
ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा सा डाउट हो सकता है उनको, कोई बात नहीं, आगे अब टॉपिक जो शुरू हो रहा है उस पर ध्यान देना जिन्होंने बाद में ज्वाइन। द गिफ्ट इज एग्जाम्प्ट इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों गिफ्ट किस केस में एग्जाम्प्ट होती है? इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी ऑफ हिज रिलेटिव। भाई किसी रिश्तेदार से मिलने वाला गिफ्ट क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट एग्जाम्प्ट है, तो रिलेटिव कौन कौन है? स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अब आप कहोगे सर लीनियल का मीनिंग क्या हो? यहाँ पर शायद लिखा भी हुआ है, ascendant means father, grandmother, grandfather, so on, ये lineal ascendants हो गए, ठीक है ना। और डिसेंडेंट्स